हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पिछले क्लास में परकेजाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, और उसमें एक सबसे शानदार टॉपिक परकेजाइट्स। परकेजाइट्स का मतलब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जहां पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसे नहीं देकर उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, जैसे कि फ्री में रहने के लिए घर दे दिया, गाड़ी चलाने के लिए फ्री में कार दे दिया, फर्नीचर दे दिया यूज करने के लिए। कोई इसी तरीके का कोई और ट्रांजैक्शन होता है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को डायरेक्टली पैसा नहीं देता, बल्कि उसके बदले में कोई एसेट या कोई भी चीज यूज करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम परकेजाइट्स पढ़ना शुरू किए। परकेजाइट्स में हम बहुत सारे टॉपिक पढ़े। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रेंट फ्री एकोमोडेशन के बारे में सबसे बड़ा टॉपिक जो हमारा था, रेंट फ्री एकोमोडेशन। और कंसेशनल रेंट पर जब एकोमोडेशन दिया जाता है, एम्प्लॉयर अपने नॉर्मली 90% ऑफ द परकेजाइट्स ना रेंट फ्री एकोमोडेशन वाला ही होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर ही देता है। नॉर्मली क्या होता है इंडस्ट्री में, एम्प्लॉय अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे सिटी में ट्रैवल होता करता है बड़े कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के लिए। माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह। जब वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो नए जगह में उसे घर भाड़े में लेना पड़ता है। जब घर में भाड़े में लेना पड़ता है तो एम्प्लॉय थोड़ा कम इंटरेस्टेड होता है जॉब करने में। तो एम्प्लॉयर क्या बोलता है, आओ काम करने, मैं घर तुम्हें फ्री में रहने को दूंगा, घर प्रोवाइड करूंगा, मैं घर आना जाना खाना पीना सब प्रोवाइड किया जाएगा, तुम बस काम करो अच्छे। तो उस केस में रेंट फ्री एकोमोडेशन यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो रेंट फ्री एकोमोडेशन सबसे ज्यादा होता है। उसके अलावा भी लेकिन बहुत सारे परक्विजाइट्स हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन को छोड़कर, और बहुत प्रकार के परक्विजाइट्स है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आ जाओ, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर। जो काम एम्प्लॉय को करना था, जो पैसा एम्प्लॉय को देना था, वो पैसा कौन दे दिया, एम्प्लॉयर दे दिया। जैसे कि गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, एम्प्लॉय के घर का गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन है, लेकिन उसको पे कौन करता है, एम्प्लॉयर पे करता है। इशूड इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय बट पेड बाय द एम्प्लॉयर। क्या होगा परक्विजाइट्स का वैल्यू, एक्चुअल एक्सपेंस मेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जितना रुपया पे कर रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा एज परक्विजाइट्स। एजुकेशन एंड चिल्ड्रन बिल्स या हॉस्टल बिल्स बोल लो बेसिकली, इशूड इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय बट पेड बाय द एम्प्लॉयर। इसमें भी कितना रुपया टैक्सेबल होगा, एक्चुअल एक्सपेंस, जितना रुपया एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, नॉर्मली एम्प्लॉय का इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स भी कौन पे कर देता है, एम्प्लॉयर पे कर देता है। इसमें भी क्या टैक्सेबल होगा, एक्चुअल एक्सपेंस, जितना एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, घर में एक स्टाफ रखने के लिए, डोमेस्टिक सर्वेंट रखने के लिए उसका सैलरी पे कर रहा है कौन, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉय बट पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल अमाउंट जो उसका सैलरी होगा वो एक्चुअल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजाइट्स इन केस ऑफ गिफ्ट वाउचर और टोकन। गिफ्ट वाउचर और टोकन के केस में क्या होगा, गिफ्ट वाउचर और टोकन के केस में नॉर्मली कभी कभार क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट वाउचर दे देता है, 10,000 का अमेजोन का कूपन दे दिया या कोई भी प्रकार का गिफ्ट वाउचर या टोकन दे दिया। वो कैसे टैक्सेबल होगा, उसमें 5,000 रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है, 5,000 का फ्री, अगर 5,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, 20,000 रुपीज का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट वाउचर दिया, बताओ कितना टैक्सेबल होगा। एग्जाम्पशन कितना है, 5,000, 20,000 में से 5,000 माइनस कर दो, 15,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। साल में 5,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर अलाउड है, उससे ज्यादा टैक्सेबल है। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। कभी कभार क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई एसेट दे देता है यूज करने के लिए, मिक्सर ग्राइंडर दे दिया, मान लो कोई और बेड दे दिया, फर्नीचर दे दिया, यूज करने के लिए दिया है, उसको ओन करने के लिए नहीं दिया, यूज करने के लिए दिया है कि तुम यूज करते रहो, तुम्हारा काम आएगा। इसमें मोटर कार एक्सक्लूडेड है। ठीक है, इसीलिए पहला में लिखा हुआ है मूवेबल एसेट डज नॉट इंक्लूड अ कार, कार को छोड़कर, क्योंकि कार का रूल अलग से है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कार के केस में क्या होगा। कार को छोड़कर और कोई भी एसेट देता है तो उसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ यूज, जितना दिन यूज किया है उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, मान लो कोई एसेट है 1 लाख रुपए का,
जिसको एम्प्लॉई 6 महीने के लिए यूज किया है, ठीक है, 6 महीने सिर्फ यूज किया है, तो हम इसका 10% ले लेंगे, कितना 10,000 इंटू 6/12 कर लेंगे, 6 मंथ्स यूज हुआ है, तो ये 5,000 रुपए इसका कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है बात? वही चीज लिखा हुआ है कि अगर साल भर यूज किया है तो पूरा 10% ले लो, अगर साल भर से कम यूज किया है तो हम उसको प्रोपोर्शनेटली ले लेंगे। और अगर एसेट यूज करने के नाम का कोई पैसा दिया है, मान लो ये एसेट के बदले में एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को 1,000 रुपए पे किया है, तो 5,000 वैल्यू आ रहा है, उसमें से 1,000 माइनस कर दो जो एम्प्लॉई अपने पॉकेट से पे किया एम्प्लॉयर को, तो बैलेंस 4,000 पे टैक्स लगा दो। बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? यूज ऑफ मूवेबल एसेट क्लियर है। आगे एक एग्जांपल देखो, मिस्टर हरी वाज अलाउड टू यूज माइक्रोवेव ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर एक माइक्रोवेव खरीदा था, वो उसको किसको दे दिया? एम्प्लॉय को दे दिया कि लो भाई माइक्रोवेव में अपने बच्चों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना संडे के दिन, छुट्टी के दिन में। इट कॉस्ट वाज 16,000 रुपीज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेनिफिट इफ इट इज गिवन टू एम्प्लॉय ऑन 1/4/2023, साल के स्टार्टिंग में दिया, मतलब पूरा साल भर यूज हुआ। अगर पूरा साल भर यूज हुआ तो डायरेक्टली क्या ले लोगे? 10% ले लोगे। कितना आ जाएगा? 16,000 का 10% इक्वल्स टू 1600 सिंपली, ठीक है। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर दिया है 15/11/2023 को, तो नंबर ऑफ डेज कर लो काउंट, 11वां महीना का 16 दिन प्लस 12वां महीना का 31 दिन प्लस जनवरी का 31 दिन प्लस 2024 इज अ लीप ईयर, तो 29 डेज। यहाँ पर 28 डेज गलत लिया है आंसर में, 29 डेज होगा क्योंकि 2024 का है ना, 2024 का है तो 29 डेज प्लस 31 डिवाइडेड बाय 365, ठीक है, या 366 कर लेना डिवाइड बाय, ठीक है। अच्छा लीप ईयर लोगे तो डिवाइड बाय 366 करोगे, उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, डेज में मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट टू द एम्प्लॉय। मूवेबल एसेट एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब बेच रहा है। पहले यूज करने दिया था, यूज करने दिया था तो 10% हम लिए थे, अगर उसको बेच रहा है, उसको दे रहा है सामने वाले को, तो क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के केस में 50%, मोटर कार और अदर कन्वेंस के केस में 20%, और कोई एसेट है तो 10%। ये हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ईयरली बेसिस पर, ऑन WDV बेसिस। डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो फाइनल अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम कैलकुलेशन पर ले लेंगे, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द पर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, नॉर्मल वेयर एंड टीयर मतलब डेप्रिसिएशन, उस एम्प्लॉय उसके बदले में कितना पे कर रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे नॉर्मली बता रहा हूं, कोई एसेट है जिसका कॉस्ट है 1,00,000 रुपए, 1 साल पुराना है, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000 रुपीज। अदर एसेट है 10% का जिसमें नियम है, तो हम क्या करेंगे, 1,00,000 का एसेट पर डेप्रिसिएशन हो गया 10,000 रुपए का, 1 साल के बाद एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। एम्प्लॉय उसके बदले में हमें 25,000 पे कर रहा है, माइनस 25,000, तो वैल्यू ऑफ परचेज कितना हो गया? ये 65,000 वैल्यू निकल गया। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद निकालेंगे। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम हियर मींस डेटा स्टोरेज एंड हैंडलिंग डिवाइस लाइक कंप्यूटर, डिजिटल डायरीज एंड प्रिंटर्स। दे डू नॉट इंक्लूड हाउस होल्ड अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये सब अदर्स के कैटेगरी में आता है 10% में। कंप्यूटर वगैरह हो गया, ये 50% के कैटेगरी में आता है, ठीक है। क्लियर है बात? आ जाओ एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11, an air condition was transferred by the employer company to Mr. A for 26,000 on 1/12/2023। कब दिया? 1/12/2023। एसेट ट्रांसफर किया गया मतलब सेल किया गया है, ठीक है, सेल किया गया है, मतलब फ्री में भी अगर बेचा है तो सेल है। वो एसेट यूज के लिए दिया है तो डायरेक्टली 10% ले लेंगे, लेकिन यहां पर एसेट यूज के लिए नहीं दिया है, एसेट को ट्रांसफर किया, उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया। तो 26,000 का एसेट था, 26,000 में ट्रांसफर किया, सॉरी 26,000 रुपए में मिस्टर ए खरीदा है, किससे? कंपनी से, ठीक है। कंपनी कब खरीदा था? 2021 में खरीदा था 40,000 रुपए में। तो आओ इसका वैल्यू निकालते हैं। 2021 कितना कितना तारीख था? 1/11/2000। अच्छा आंसर तो दिया है ना, इसी में कर लेते। देखो कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन ऑन 1/11/2021 कितना रुपए में खरीदा था कंपनी? 40,000 रुपए में खरीदा था। इसका डेप्रिसिएशन निकालो, 10% ले लेंगे एनी अदर एसेट वाले केस में। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन पूरा ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है।
अगर तुम चाहो तो यहां से लेकर 31/3/2022 तक, फिर वहां से 23 तक, फिर 23 के बाद आधा, ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहे हैं। 1 साल का डेप्रिसिएशन मतलब अप टू 1/11/2022, 21 से 22 तक का, 1/11/2021 से 1/11/2022 तक का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 4,000 हो गया। 1/11/2022 से 1/11/2023 तक का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? अगेन 4,000 हो गया। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन 4,000 8,000 माइनस हो गया, बैलेंस बचा कितना? 32,000 रुपए। बेचा कब है? 1/12/2023 को। ठीक है, 1/12/2023 नहीं, 1/11 होगा ये। ठीक है, 1/11/2023 को बेचा है। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1/11/2023 कितना? 26,000 रुपए। ठीक है, सॉरी 32,000 रुपए। उसमें से एम्प्लॉय कितना पे किया है? 26,000 पे किया है, तो बैलेंस 6,000 रुपए हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है बात? बैलेंस 6,000 रुपए पे टैक्सेबिलिटी ले आएंगे। सेल कब हुआ है? टाइपिंग मिस्टेक है, 1/11/2023 को सेल हुआ है, एग्जैक्टली 2 साल के बाद। ठीक है, चलो, तो ये हो गया क्लियर यहां तक। टैक्सेबल पर्क्स टैक्सेबल इन स्पेसिफाइड केसेस ओनली, सबसे इंपॉर्टेंट। हम 3 कैटेगरी में पर्क्विजाइट्स को डिवाइड किए थे। एक, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, दूसरा पर्क्स टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड केसेस ओनली। हम 3 कैटेगरी में पर्क्विजाइट्स को डिवाइड किए थे लास्ट क्लास के स्टार्टिंग में, जहां पर हम पढ़े थे कि टैक्सेबल होगा सभी एम्प्लॉइज के लिए, टैक्सेबल होगा एग्जेम्प्ट होगा सभी के लिए, और तीसरा था स्पेसिफाइड केसेस पर ही टैक्सेबल होगा, बाकियों के लिए एग्जेम्प्ट होगा। याद है? 3 कैटेगरी। पहला तो एग्जेम्प्ट फॉर ऑल, जो एग्जेम्प्ट फॉर ऑल है उसको हम पढ़े ही नहीं, डायरेक्टली एग्जेम्प्ट कर दो, उसका कैलकुलेशन ही क्यों करना जब वो एग्जेम्प्ट है तो। दूसरा टैक्सेबल फॉर ऑल, टैक्सेबल फॉर ऑल का इतना सारा केसेस हम पढ़ लिए। अभी तीसरा कैटेगरी, टैक्सेबल इन स्पेसिफाइड केसेस, कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। क्या क्या है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? कौन होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? या तो कंपनी का डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, या फिर जिसका कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मतलब जो 20% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है, और तीसरा वो एम्प्लॉय जिसका सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा है। इसका मतलब 50,000 रुपए से ज्यादा, इसका मतलब सारे वो एम्प्लॉइज जो थोड़े अच्छे खासे पोजीशन पर है, छोटे मोटे पीएन पोस्ट पर, या ये सभी पोस्ट को हम छोड़ दिए हैं, तो थोड़े अच्छे खासे पोजीशन वाले एम्प्लॉय को हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में डाल दिए। क्लियर है बात? ठीक है, तो स्पेसिफाइड केसेस पर ये आ गया रूल। उसके बाद क्या क्या है इनके लिए टैक्सेबल? सबसे पहला, मोटर कार, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजाइट्स ऑफ मोटर कार और एनी अदर ऑटोमोबाइल कन्वेंस। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गाड़ी देता है, गाड़ियों के केस में क्या होगा? हम मूवेबल एसेट के केस में तो पढ़ लिए, 50%, 40%, 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उसके हिसाब से कर लेंगे, या यूज करने के लिए दिए हैं तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ले लेंगे। ठीक है, लेकिन कार हर जगह से एक्सक्लूडेड था, कार कहीं पर भी इंक्लूडेड नहीं था। अभी हम बात करेंगे मोटर कार के बारे में। दो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है, एक रेंट फ्री एकोमोडेशन, दो सबसे इंपॉर्टेंट परक्विजाइट्स होता है। एक तो एम्प्लॉयर नॉर्मली एम्प्लॉय को घर देता है रहने के लिए, और दूसरा जो परक्विजाइट्स देता है वो गाड़ी देता है। सबसे मोस्ट कॉमन है ये दो, इस वजह से ये दोनों में इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बाकी सब देखो दो दो लाइन में कंप्लीट हो गया। ठीक है, गैस सिलेंडर जितना पे करता है उतना टैक्स लगा देंगे, चिल्ड्रन का एजुकेशन जितना पे करता है उस पर टैक्स लगा देंगे, सिंपल सा रूल है। लेकिन दो ऐसे कैटेगरी हैं जिस पर बहुत डिटेल में एनालिसिस किया गया है और डिटेल्स में प्रोविजन बनाया गया। एक तो रेंट फ्री एकोमोडेशन, घर फ्री में दे रहा है रहने के लिए या कंसेशनल रेट पर दे रहा है, और दूसरा मोटर कार, जो हम अभी पढ़ेंगे मोटर कार। ठीक है, ये दो सबसे कॉमन है और सारा घपला यहीं पर होता है, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजाइट्स ऑफ मोटर कार और एनी अदर ऑटोमोबाइल मोटिव कन्वेंस। पहला केस नंबर 1, मोटर कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर and its running and maintenance expense are met or reimbursed by the employer। गाड़ी भी एम्प्लॉयर का है, खर्चा भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है। मोटर कार एम्प्लॉयर का है, खर्चा भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है। मतलब
एम्प्लॉय के पॉकेट से कुछ भी नहीं लग रहा। पेट्रोल भी एम्प्लॉयर बढ़ाता है, ड्राइवर भी एम्प्लॉयर का है, गाड़ी भी एम्प्लॉयर का है, सब कुछ एम्प्लॉयर का है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर पहला सिचुएशन, कार इज फुल्ली यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय अपने ऑफिस काम से ही यूज करता है, पर्सनल काम से यूज नहीं करता है। अगर ऑफिशियल काम से यूज करता है तो एग्जेम्प्ट, नील होगा, वैल्यू क्या होगा, जीरो। ठीक है, कितना भी चलाए गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूज कर रहा है, गाड़ी भी एम्प्लॉयर का है, काम भी एम्प्लॉयर का ही कर रहा है, और सारा पैसा खर्चा भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है। एम्प्लॉय अपना पर्सनल यूज में गाड़ी यूज ही नहीं करता, सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी में यूज होता है। ठीक है, सेकंड केस, कार इज फुल्ली यूज्ड फॉर प्राइवेट, पर्सनल एंड फैमिली पर्पस ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉयर का गाड़ी है, ड्राइवर एम्प्लॉयर का है, गाड़ी का तेल एम्प्लॉयर बढ़ाता है, मेंटेनेंस एम्प्लॉयर, सब कुछ एम्प्लॉयर करता है, लेकिन मजा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉय अपना पर्सनल काम कर रहा है। ऑफिशियल यूज ही नहीं है, सिर्फ पर्सनल यूज है, ओनली पर्सनल यूज। तो क्या टैक्सेबल होगा, वैल्यू ऑफ पर्क इक्वल्स टू एक्चुअल एक्सपेंस इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार प्लस सैलरी ऑफ द सफनर, सॉफ्टनर मतलब ड्राइवर, प्लस नॉर्मल वेयर एंड टीयर ऑफ द कार 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार। क्या क्या ऐड करेंगे, जितना गाड़ी पर खर्चा हुआ वो, ड्राइवर का सैलरी, 10% कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर माइनस एनी अमाउंट चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से अगर कोई पैसा लिया है तो वो उससे माइनस हो जाएगा, नहीं लिया है तो जीरो। बात समझ में आया, नहीं लिया है तो लास्ट वाला जीरो। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर जितना पैसा खर्च कर रहा है सारा टैक्सेबल होगा। गाड़ी अगर एम्प्लॉयर का है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल हम लोग यहां पर ऐड कर लेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द अमाउंट स्पेंड बाय द एम्प्लॉय मेंटेनेंस। ये फॉर्मेट दिया है, किस हिसाब से टैक्सेबल होगा, हम आगे चलते हैं। ठीक है, कार इज यूज पार्टली इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड पार्टली फॉर प्राइवेट और फैमिली पर्पस। तीसरा सिचुएशन, गाड़ी दोनों तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, कुछ ऑफिस का काम भी हो रहा है, कुछ पर्सनल काम भी हो रहा है। पहला केस में तो देखिए पूरा ऑफिशियल ड्यूटी है तो जीरो। सेकंड केस में हम देखें कि अगर पर्सनल यूज है तो टोटल जितना एक्सपेंस हो रहा है प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, वो भी दिक्कत खत्म। तीसरा, आधा आधा यूज हो रहा है, पार्टली यूज हो रहा है। अब क्या करें, पार्टली में तो बोला जाएगा, झगड़ा हो जाएगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कि नहीं इस महीने ज्यादा ऑफिस का काम हुआ, मेरा काम कम हुआ, अगले महीने मेरा ज्यादा काम हुआ, ऑफिस का कम काम हुआ। ये कैलकुलेशन होगा कैसे, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर फिक्स रूल बना दिया गया, द एक्सपेंस ऑन मेंटेनिंग एंड मेंटेनेंस आर मेड एंड रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर वेयर क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन। अगर छोटा गाड़ी है तो 1800, बड़ा गाड़ी है तो 2400 पर मंथ हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली फिक्स रूल, 1800 फॉर छोटा गाड़ी, 2400 फॉर बड़ा गाड़ी। द एक्सपेंस ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस फॉर प्राइवेट और पर्सनल यूज आर फुल्ली मेड बाय द एम्प्लॉय हिमसेल्फ। अगर गाड़ी का खर्चा एम्प्लॉय खुद बियर कर रहा है तो उस केस में 600 रुपए छोटा गाड़ी का, बड़ा गाड़ी का 900 रुपए। क्लियर है बात, यहां पर फिक्स रूल बना दिया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हमें और एक क्लास लगेगा पूरे टॉपिक को कंप्लीट, सैलरी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हमें और एक क्लास चाहिए। ठीक है, मैं आज इसको यहीं पर रुकता हूं। मैं इसका कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी नहीं करवाया हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ये टॉपिक अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक छोटा सा डिडक्शन का टॉपिक है वो करेंगे, फुल फ्लेजेड सैलरी का क्वेश्चन करेंगे, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम सैलरी चैप्टर को कंप्लीट करें। सैलरी चैप्टर तो नहीं, सैलरी वाले पार्ट को कंप्लीट कर ले। यूनिट 2 का पहला पार्ट सैलरी, उसके बाद हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में। ठीक है, सैलरी बड़ा था, हमें टाइम लगा, हाउस प्रॉपर्टी छोटा है, कैपिटल गेन्स छोटा है, अदर सोर्सेज छोटा है। एक बड़ा टॉपिक है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, वो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी तीनों अभी छोटा छोटा टॉपिक्स है। ठीक है, चलो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।